Hello everyone, welcome to ISPCS Decoded. Today in this video we are going to discuss 9 January 2026 के द हिंदू के सारे एडिटोरियल्स का सिंप्लीफिकेशन. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. आज के द हिंदू में टोटल 6 एडिटोरियल्स आए हैं एंड द फर्स्ट एडिटोरियल वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट CDS CO's कंपाउंडिंग गाइडलाइंस. तो कोर इशू है क्या इस एडिटोरियल का? ये एडिटोरियल कहता है कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDS CO ने कुछ नई गाइडलाइंस निकाली हैं. अब ये गाइडलाइंस है क्या? ये गाइडलाइंस कहती हैं कि अब अगर ड्रग लॉ की कोई छोटी सी गलती हो जाती है यानी कि माइनर ड्रग वायलेशंस हो जाता है तो क्रिमिनल केस की बजाय हम फाइन देकर मैटर को क्लोज कर सकते हैं, जिसे हम कंपाउंडिंग बोलते हैं. अब सवाल ये आता है कि कंसर्न क्या है. कंसर्न एकदम सिंपल है कि ये जो सिस्टम है ये पे एंड पास जैसा रूटीन ना बन जाए, वरना ड्रग सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है. सो व्हाट हैज़ चेंज्ड? ऑब्वियसली पहले भी लॉ था, अब भी ये नया ला रहे हैं, तो ये गाइडलाइंस में चेंज क्या हो रहा है? अब हम क्या करेंगे कि पहले और अब के डिफरेंस को समझते हैं. तो पहले क्या होता था कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंडर माइनर या फिर कोई टेक्निकल नॉन कंप्लाइंस होती थी तो उस पर भी क्रिमिनल केस बन जाता था. लेकिन अब क्या है? अब जो फर्म्स हैं यानी कि जो कंपनीज हैं वो खुद गलती रिपोर्ट कर सकती हैं, मतलब सेल्फ रिपोर्ट कर सकती हैं. सर्टेन माइनर ऑफेंसेस के लिए फाइन देकर कंपाउंडिंग अप्लाई कर सकते हो आप. तो सवाल आता है इसका लीगल बेसिस क्या है? लीगल बेसिस आता है जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस एक्ट. किस लिए? एम क्या है? एम सिंपल है, माइनर ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना. अगला नेचुरल सवाल यही है कि कौन से ऑफेंसेस को हम कंपाउंड कर सकते हैं. सारे ऑफेंसेस को तो नहीं कर सकते, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी वेग कि कौन सा कर सकते हैं कौन सा नहीं, तो किसी को कुछ भी करके मैनिपुलेट किया जा सकता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी है. स्कोप बढ़ाया गया है सेक्शन 32B ऑफ 1940 एक्ट के अंडर. अब सवाल आता है कि ये कवर क्या करता है? ये कवर करता है नॉन स्प्यूरियस ड्रग्स यानी कि फेक नहीं होने चाहिए और नॉन अडल्ट्रेटेड ड्रग्स यानी कि हार्मफुल नहीं होने चाहिए. तो क्या करता है? सिर्फ टेक्निकल ब्रीच के बारे में बात करता है, मतलब रूल्स फॉलो करने में अगर लैप्स हो जाए तो उसके लिए. तो सीरियस ऑफेंसेस इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, जैसे कि स्प्यूरियस ड्रग्स या फिर अडल्ट्रेटेड ड्रग्स. सेक्शन 27A to C सेक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है. अगर कंपाउंडिंग मिल जाती है उस स्पेसिफिक केस में प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी मिलती है, लेकिन कंडीशंस हमें फॉलो करनी पड़ती हैं. अगला सवाल आता है वाई दिस कैन बी पॉजिटिव. सो इसके पॉजिटिव्स क्या हैं? एडिटोरियल यहाँ पर एक बैलेंस व्यू बनाता है. वो कहता है कि फ़ायदा क्या हो सकता है? फ़ायदा हो सकता है कि पेपर वर्क और डिस्क्लोजर लैब्स पर क्रिमिनल टैग नहीं लगेगा, नीडलेस क्रिमिनलाइजेशन फॉर द पेपर वर्क एंड डिस्क्लोजर लैब्स. दूसरा, रेगुलेटर्स के लिए क्या फ़ायदा है? अपना फोकस वो सीरियस वायलेशंस पर रख पाएंगे. एंड लास्टली, इंडस्ट्री में क्या होगा कि फियर कम होगा, कंप्लाइंस कल्चर इंप्रूव हो सकता है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में ये एक स्टेप फॉरवर्ड होगा. अब पॉजिटिव्स देख लिए तो कुछ रिस्क और पिटफॉल्स भी देख लेते हैं. सबसे पहला जो रिस्क है जो हमने ऊपर भी देखा था, दैट इज़ अ पे एंड पास रिस्क. अब अगर हम क्या करेंगे, पे एंड पास का मतलब क्या है? मतलब कि अगर फाइन बहुत कम हो और या फिर हर केस में ईजिली कंपाउंडिंग मिल जाए तो क्या होगा कि डिटरेंस खत्म हो जाएगा हमारा. और डिटरेंस खत्म हो जाएगा तो कंपनीज जो हैं वो रूल्स को लाइटली लेने लग जाएंगी. दूसरा हमारा है ट्रांसपेरेंट डेफिसिट, मतलब कंपाउंडिंग केस से पहले भी हो सकती है, केस के बाद भी हो सकती है. तो प्रॉब्लम कब होगी? प्रॉब्लम तब होगी जब CDS CO ऑर्डर्स और केस डिटेल्स पब्लिश ना करें, इवन रिडैक्टेड फॉर्म में भी ना करें. तो उससे क्या होगा? उससे पब्लिक ट्रस्ट इरोड हो सकता है. नेक्स्ट आता है हमारा रिपीट ऑफेंडर्स. थियरी में रिपीट ऑफेंडर्स बार्ड हो सकते हैं. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि अगर डिटेल्स पब्लिक ही नहीं होंगी तो रिपीट वायलेशंस वेरीफाई करना मुश्किल हो जाएगा. नेक्स्ट हमारा आता है नो स्टेक होल्डर वॉइस. अभी क्या है कि कंज्यूमर ग्रुप्स, विसल ब्लोअर्स के लिए कोई क्लियर स्पेस नहीं है जहां वो इम्यूनिटी से पहले अपनी कोई बात रख सकें. लास्टली हमारा आता है ओवर ब्रॉड कैटेगरीज. लॉ की वर्डिंग थोड़ी सी ब्रॉड है. रिस्क जो है सब्सटैंटिव कंप्लाइंस फेलियर को भी माइनर लैप्स बोल दिया गया है. सो ये ड्रग सेफ्टी के लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है. नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट्स मिसिंग फॉर इफेक्टिवनेस. ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हैं तो कुछ ना कुछ मिसिंग तो है ही. अगर सिस्टम को ट्रूली इफेक्टिव बनाना है तो पब्लिक और ऑडिटेबल रिकॉर्ड होना चाहिए. करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस लिंक होना चाहिए कंपाउंडिंग से. फॉलो अप इंस्पेक्शंस होना चाहिए ताकि इंश्योर हो सके कि गलती रिपीट ना हो. देन पब्लिक फेसिंग सेफगार्ड्स होने चाहिए जब ज़रूरत हो, जैसे कि अलर्ट्स, प्रोडक्ट रिकॉल्स, क्लियर डायरेक्शंस टू फार्म्स, ये सब चीज़ें. सो व्हाट इज़ द बॉटम लाइन ऑफ दिस एडिटोरियल? एडिटोरियल कहता है कि कंपाउंडिंग एक यूज़फुल रिफॉर्म हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जबकि ट्रांसपेरेंट हो, प्रोपोर्शनेट हो, कंसिस्टेंटली एनफोर्स हो और रियल रिस्क रिडक्शन से ये लिंक्ड हो. अगर ऐसा नहीं हुआ तो नॉन कंप्लाइंस नॉर्मलाइज हो जाएगी, जो ड्रग सेफ्टी है वो लॉन्ग टर्म में वीकन हो जाएगी.
तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब रूल्स तोड़ना नहीं है, बल्कि रूल्स को ईजी बनाना है. सो रूल्स तोड़ने को ईजी नहीं बनाना है आपको. नेक्स्ट एडिटोरियल टॉक्स अबाउट GSDP शेयर एज अ क्राइटेरिया फॉर सेंटर स्टेट ट्रांसफर्स. चलिए पहले सिस्टम को क्लियरली समझते हैं. तो होता यह है कि सेंटर अपने टैक्स रेवेन्यूज़ का हिस्सा जो है वो स्टेट्स के साथ शेयर करता है, और ये काम होता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशंस के थ्रू. सेंटर स्टेट ट्रांसफर्स जो हैं वो 3 मेन तरीके से होते हैं. पहला होता है क्या, टैक्स डेवोल्यूशन, यानी कि फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूला के थ्रू. दूसरा होता है ग्रांट्स इन एड, एंड लास्टली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स. और अभी तक क्या है कि 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं और 16 का रिपोर्ट अभी अवेटेड है. सो वाई सेंट्रल ट्रांसफर्स आर कंटेस्टेड, यहीं से टेंशन शुरू हो जाती है. स्टेट्स कहते हैं कि उनकी फिस्कल ऑटोनॉमी धीरे धीरे कम हो रही है. क्यों? क्योंकि GST के बाद स्टेट का इंडिपेंडेंट टैक्सेशन पावर कम हो गया है. GST रेट कट से क्या हो रहा है, रेवेन्यू लॉस हो रहा है. सेस और सरचार्ज जो हैं वो सेंटर ज़्यादा कलेक्ट करती है और स्टेट के साथ शेयर कम करती है. सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं स्टेट की फ्लेक्सिबिलिटी लिमिट हो जाती है. हाई परफॉर्मिंग स्टेट ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं पर ट्रांसफर्स उन्हें कम मिलते हैं. एंड लास्टली फाइनेंस कमीशन जो है उनके फॉर्मूलाज इक्विटी ओवर एफिशिएंसी की बात करते हैं. इक्विटी मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन को ज़्यादा वेट देते हैं और एफिशिएंसी यानी कि परफॉर्मेंस को कम वेट दे रहे हैं. इसलिए स्टेट्स बोलते हैं कि हम ज़्यादा कमा रहे हैं पर हमें कम मिल रहा है. तो अब आता है नेक्स्ट डिबेट क्या है, टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन वर्सेस टैक्स कलेक्शन. यहाँ एक कंसेप्शुअल कन्फ्यूजन है. स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हम सेंट्रल टैक्सेस ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं पर हमें ट्रांसफर्स कम मिलते हैं. लेकिन काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है इसका? काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि जो डायरेक्ट टैक्स डेटा है वो प्लेस ऑफ कलेक्शन दिखाता है, प्लेस ऑफ इनकम जनरेशन नहीं दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज पूरे इंडिया में बेचती हैं पर टैक्स जो है वो हेडक्वार्टर के शहर में पे करती है. माइग्रेंट लेबर जो है वो इनकम एक स्टेट में जनरेट करती हैं लेकिन टैक्स किसी और स्टेट में देती हैं. सो रिजल्ट क्या है? इसलिए पैन बेस्ड डेटा जो है वो मिसलीडिंग हो सकता है. अब अगला सवाल यही आता है कि वाई GSDP इज़ अ बेटर प्रॉक्सी कैसे है वो? अब यहीं पर GSDP का लॉजिक आता है, ध्यान से सुनना. GSDP मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये क्या बताता है? ये बताता है कि स्टेट की एक्चुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी, उनका रियल टैक्स बेस. 2 चीज़ें बताता है. अब बेसिक अजम्पशंस क्या है? अजम्पशंस यही है कि सब स्टेट्स की टैक्स एफिशिएंसी रफली सिमिलर होती है. डायरेक्ट टैक्स टू GSDP रेशियो जो है ब्रॉडली स्टेबल ही होता है. GST जो है डेस्टिनेशन बेस्ड है, जहाँ पर कंजम्पशन होता है वहीं पर टैक्स मिलता है. इसलिए क्या है कि GSDP कंट्रीब्यूशन को बेटर कैप्चर करता है. नेक्स्ट हमारा आता है कुछ डेटा सपोर्ट. नंबर्स इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करते हैं. GSDP एंड डायरेक्ट टैक्सेस 0.75, GSDP एंड GST 0.91. मतलब जितनी ज़्यादा GSDP उतनी ज़्यादा टैक्स एक्रूवल की प्रोबेबिलिटी. ये एक रिलायबल इंडिकेटर बन सकता है. नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है करंट ट्रांसफ़र आउटकम्स के बारे में. एक्चुअल डेटा देखें तो इम्बैलेंस क्लियरली दिखता है. टोटल ट्रांसफर्स 5.12 लाख करोड़ है एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. अब कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि यूपी में 15.81 ट्रांसफर्स हैं लेकिन 4.6% टैक्स कलेक्शंस हैं. बिहार में 8.65 हैं ट्रांसफर्स लेकिन कलेक्शंस जो हैं 0.67 ही है. महाराष्ट्र में 40.3 कलेक्शंस हैं लेकिन 6.64 ही ट्रांसफर्स हैं सिर्फ. यही तमिलनाडु का हाल है. तो यहीं से फेयरनेस का इक्वेशन हमारे सामने उठता है. तो वही है अगला सवाल कि व्हाट द कोरिलेशन शो. इससे क्या पता लग रहा है? इससे हमें एक पैटर्न क्लियर हो रहा है. क्या है वो पैटर्न? 15 फाइनेंस कमीशन डेवोल्यूशन वर्सेस द एक्चुअल ट्रांसफर्स कितना हुआ? 0.99. ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, मतलब फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला ऑलमोस्ट फुल्ली फॉलो हुआ है. नेक्स्ट है डेवोल्यूशन वर्सेस टैक्स कलेक्शंस. ये वीक लिंक दिखाता है. GSDP वर्सेस टैक्स कलेक्शंस ये स्ट्रॉन्ग लिंक दिखाता है. एंड वर्सेस डेवोल्यूशन ये मॉडरेट लिंक दिखाता है. सो कंक्लूजन क्या है इसका? सिंपल. GSDP एफिशिएंसी और इक्विटी के बीच बैलेंस बता रहा है. एफिशिएंसी मतलब कंट्रीब्यूशन, इक्विटी मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन. सवाल आता है कि गेनर्स और लूजर्स कौन है अंडर अ GSDP बेस्ड फॉर्मूला. सो वेट बढ़ाया जाए अगर तो लाइकली गेनर्स होंगे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु. लूजर्स होंगे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश वगैरह. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो चेंजेस हैं वो ग्रेजुअल होंगे, कोई सडन शॉक नहीं दिया जाएगा. सवाल आता है कि ये मैटर क्यों करता है, वाई दिस मैटर्स. सो GSDP बेस्ड अप्रोच जो होती है वो रियल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है, ट्रांसफ़र सिस्टम को क्रेडिबल और फेयर बनाता है, सेंटर स्टेट फ्रिक्शन कम करता है और स्टेट्स को जो है ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज़ के लिए इंसेंटिवाइज करता है. मतलब
मतलब परफॉर्मेंस और रीडिस्ट्रीब्यूशन दोनों का बैलेंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंक्लूजन। अगर जीएसडीपी शेयर को टैक्स डेवोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया बनाया जाए तो क्या होगा? तो होगा ये कि स्टेट लेवल टैक्स कंट्रीब्यूशन का बेटर प्रॉक्सी मिलता है, इक्विटी और एफिशिएंसी दोनों एड्रेस होते हैं, और इंडिया का कोऑपरेटिव फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क स्ट्रेंथन होता है। कोर आइडिया याद रखो, कोर आइडिया यही है कि जीएसडीपी सिर्फ नंबर नहीं है, स्टेट की रियल इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर होता है। Now let's simplify another editorial, same page, which talks about shrill reactions, India's cricket held hostage to politics. देखो हमारे editorials के जनरली 2 पेज आते हैं, डेली 2 आते हैं, और मोस्टली 7 एडिटोरियल्स होते हैं, 4 यहाँ पर और इस तरीके से 3 यहाँ पर। आज यहाँ पर 2 हैं। तो जो पहला एडिटोरियल है हमारा वो ये वाला करा था हमने, हमारा पैटर्न यही है 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे छोटे एडिटोरियल्स होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड यहाँ पर कुछ बिगर एडिटोरियल्स होते हैं। सो वी आर डूइंग दिस वन यहाँ पर क्रिकेट के बारे में। इसको चलो करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि कोर इशू क्या है। इस एडिटोरियल का बेसिक आर्ग्यूमेंट एकदम सिंपल है कि इंडिया की क्रिकेट डिप्लोमेसी अपने नेबर्स के साथ पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक टेंशन्स की वजह से कोलैप्स हो रही है। तो उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट यही है कि क्रिकेट जो है, जो नॉर्मली ब्रिज का काम करता है, अब इमोशनल और रिएक्शनरी पॉलिटिक्स का कैजुअलिटी बन रहा है। थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं जिससे हमें समझ में आए। सो ये इशू एक दिन में नहीं बना। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट टाइज पहले से ही स्ट्रेन थे। क्यों? क्योंकि बॉर्डर टेंशन्स थी, टेररिज्म कंसर्न्स था। अब सेम पैटर्न हमारा इंडिया बांग्लादेश के साथ भी देखने को मिल रहा है। रीज़न क्या है? बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हिंदू माइनॉरिटीज़ के साथ जो है वायलेंट अटैक्स है, इंडिया के स्पोर्टिंग इकोसिस्टम का ओवर रिएक्शन देखने को मिल रहा है। मतलब पॉलिटिकल टेंशन, इमोशनल रिएक्शन और स्पोर्ट्स डिसरप्शन हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रिगरिंग इवेंट। तो सवाल यही आता है कि एक्चुअल स्पार्क लगा कहाँ से? सो वो लगा बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी की लिंचिंग और इंडिया में इसकी राइटफुल कंडेमनेशन से। हाउएवर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई ने प्री मैच्योर डिसीजन ले लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स को फोर्स किया कि बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ करें। सो इम्पॉर्टेंट डिटेल यही है कि ये सब हुआ आईपीएल स्टार्ट होने से काफ़ी पहले। आईपीएल कब स्टार्ट हुआ? 26 मार्च को। मतलब बिना सिचुएशन सेटल होने का वेट लिए बिना डिसीजन ले लिया गया। सो वाई दिस रिएक्शन वॉज प्रॉब्लमैटिक था कहाँ, क्यों था? एडिटोरियल यहाँ रेस्ट्रेंट की बात करता है। सिचुएशन जो थी वो टाइम के साथ स्टेबलाइज हो सकती थी, लेकिन सोशल मीडिया आउटरीच, इमोशनल प्रेशर वगैरह और नी जर्क रिएक्शन की वजह से ऐसा हुआ। तो रिजल्ट, बीसीसीआई ने पेशेंस और फोरसाइट दोनों शो नहीं की। नाउ बांग्लादेश का क्या रिस्पॉन्स है? रिएक्शन के बाद काउंटर रिएक्शन आया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जैसे हमारा बीसीसीआई है वहाँ पर बीसीबी होता है, उन्होंने शार्प रिस्पॉन्स दिया, बोला कि उनके प्लेयर्स को इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। बीसीबी ने क्या स्टेप्स लिए? उन्होंने आईसीसी विच इज़ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से डिमांड किया कि T20 वर्ल्ड कप के मैचेस इंडिया से शिफ्ट किए जाएं। साथ ही में बांग्लादेश में आईपीएल टेलीकास्ट बैन का प्रपोजल किया गया। एक स्पोर्टिंग इशू अब डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ बन गया, विच इज़ इनसेन। नाउ व्हाई दिस क्रिएट्स अ बिगर प्रॉब्लम? यहाँ एडिटोरियल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हाईलाइट करता है। पहला है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो है स्टार्ट हो रहा है 7 फरवरी से, विच विल बी होस्टेड बाय इंडिया एंड श्रीलंका। बांग्लादेश जो है वो 4 मैचेस करेगा, इंडिया में खेलने का शेड्यूल हुआ था। तो प्रॉब्लम ये है कि लास्ट मिनट वेन्यू चेंज होने की वजह से लॉजिस्टिकली ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और टूर्नामेंट प्लानिंग इससे डिसरप्ट हो जाती है। अब आयरनी देखो कि पाकिस्तान के मैचेस पहले ही श्रीलंका शिफ्ट हो चुके हैं। इवन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जो है वो कोलंबो में होगा, कब? 15 फरवरी को। अब अगर बांग्लादेश भी शिफ्ट करता है तो टूर्नामेंट का स्ट्रक्चर ही अनस्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट इग्नोर कर दिया गया। एडिटोरियल यहाँ पर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देता है। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस बहुत डीप हैं। बांग्लादेश का जो बर्थ है वो 1971 में इंडिया के सपोर्ट से हुआ था। रीसेंट डिप्लोमेटिक रेस्ट्रेंट ये शो करते हैं कि इंडिया ने फॉर्मर पीएम शेख हसीना को रिफ्यूज दिया। साथ ही में उनकी पॉलिटिकल राइवल खलीदा जिया को भी रिस्पेक्ट दिखाया। पॉलिटिकल डिप्लोमेसी में मैच्योरिटी थी, लेकिन स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी जो है वो फेल हो गई। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ आईसीसी? अब प्रेशर किस पर है? जय शाह पर। कौन है वो आईसीसी के चेयरमैन हैं। उनके चैलेंजेस क्या हैं कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग रखना, न्यूट्रलिटी मेंटेन करना और ग्लोबल टूर्नामेंट को स्मूथली कंडक्ट कराना। आईसीसी को इमोशनल प्रेशर, पॉलिटिकल लॉबिंग दोनों से ऊपर उठना चाहिए। नाउ व्हाट इज़ द लार्जर मैसेज?
एडिटोरियल का डीपर मैसेज ये है कि स्पोर्ट्स का नेचर होता है डायलॉग, स्टेबिलिटी और इमोशनल रेस्ट्रेंट। लेकिन अगर हर पॉलिटिकल फ्लैश आउट पर स्पोर्टिंग बैन्स और एक्सक्लूजन्स होने लगे तो प्लेयर्स विक्टिम बनते हैं, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का पर्पस खत्म हो जाता है। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन? फाइनल टेक अवे क्या है? क्लियर है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स का हॉस्टेज बनाया जा रहा है। श्रिल रिएक्शंस, यही हमारा टॉपिक था। श्रिल रिएक्शंस यानी कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों तरफ से एक अवॉइडेबल क्राइसिस को बड़ा बना रहे हैं। क्रिकेट का रोल होना चाहिए टू ब्रिज बिटवीन द नेशंस, नॉट अ बैटल ग्राउंड फॉर एक्शन। एंगर का हमें इसे बैटल ग्राउंड नहीं बनाना है, क्या बनाना है? ब्रिज बनाना है। सो साउथ एशिया जैसे जियो पॉलिटिकली सेंसिटिव रीजन में क्रिकेट को काम माइंड्स चाहिए, कंपल्शन रिएक्शंस नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है टॉप कोट्स। ग्रीन गवर्नेंस कॉजेस फॉर अनसर्टेनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले कोर आर्ग्यूमेंट क्या है? इस एडिटोरियल का सेंट्रल पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रोल एनवायरमेंटल मैटर्स में धीरे धीरे बढ़ गया है। इट इज़ इंक्रीजिंगली शिफ्टेड फ्रॉम रिव्यूइंग लीगैलिटी टू इशूइंग रेगुलेटरी स्टाइल डायरेक्शंस। पहले कोर्ट का काम होता था रेगुलेटर्स ने लॉ फॉलो किया या नहीं किया ये चेक करना। लेकिन अब क्या हो रहा है? कोर्ट जो है वो खुद रेगुलेटर जैसा बिहेव कर रहा है, रूल्स बना रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, कभी रिलैक्स कर रहा है तो कभी टाइटन कर रहा है। सो शुरुआत में ये इसलिए हुआ क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्रीज प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जो कोर्ट है उसका जो मैनेजेरियल रोल है वो अनसर्टेनिटी, रिवर्सल्स और इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। व्हाट हैज़ चेंज्ड इन द कोर्ट्स अप्रोच? क्या चेंज देखने को मिला है? एडिटोरियल यहाँ कोर्ट का अप्रोच शिफ्ट एक्सप्लेन करता है। पहले क्या होता है? पहले वो रेगुलेटर्स की गलती करेक्ट करता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि रेगुलेटर्स की जगह वो खुद ही डिसीजन ले रहा है। कैसे? कॉन्टिन्यूस मैंडेमस के थ्रू। किसके थ्रू? कॉन्टिन्यूइंग मैंडेमस के थ्रू, यानी कि एक केस उस पर बार बार इंटरिम ऑर्डर्स, कमिटीज़ और मॉडिफिकेशंस। रीजनिंग में भी चेंज दिख रहा है। पहले क्या होता था कि लॉ बेस्ड रीजनिंग हुआ करती थी, लेकिन अब कॉन्सिक्वेंस बेस्ड रीजनिंग हो रही है। अगर ये रूल लगाया तो क्या इम्पैक्ट होगा? इससे लीगल क्लैरिटी क्या होती है वो कम होती जा रही है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एडिटोरियल एग्जाम्पल्स के थ्रू पॉइंट समझाता है, जैसे कि पहला है इको सेंसिटिव जोन्स। 2022 जून में प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अराउंड मैंडेटरी 1 किलोमीटर ESZ यानी कि इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन्स होने चाहिए। लेकिन अप्रैल 2023 नेक्स्ट ईयर में जहाँ ESZ पहले से नोटिफाई था वहाँ रूल्स को रिलैक्स कर दिया गया। सो इशू क्या है? प्रॉब्लम क्या थी? एक यूनिफॉर्म रूल, सब जगह सेम इकोलॉजी नहीं होती, सेम एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटी नहीं होती। तो रिजल्ट क्या आया कि कोर्ट को खुद ही रूल सॉफ्टन करना पड़ा। दूसरा, हम डीजल व्हीकल्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिल्ली NCR में दिसंबर में क्या हुआ था कि डीजल व्हीकल्स पर बैन लग गया, लेकिन 2016 में बैन लिफ्ट कर दिया और कंपेंसेटरी चार्ज इंट्रोड्यूस किया गया। 25 में क्या हुआ? पहले ओल्ड व्हीकल्स पर कोर्सिव एक्शन नहीं था, फिर भी सिर्फ जो है क्या कहते हैं भारत स्टेज 4 के नीचे तक लिमिट कर दिया गया। सो आउटकम क्या हुआ? पॉलिसी ऑसिलेशन। पैटर्न जो है वो देखो, पहले बैन किया, फिर रिलैक्स किया, फिर पार्शियल एनफोर्समेंट कर दिया। सो क्या है ये पॉलिसी ऑसिलेशन ही तो है। एक और एग्जांपल देखो फायर क्रैकर्स का। पहले क्या है? नियर टोटल बैन था पोल्यूशन के बेसिस पर, लेकिन बाद में क्या किया कि फेस्टिवल स्पेसिफिकेशन रिलैक्सेशंस दे दिए, यानी कि फेस्टिवल्स पर आपने रिलैक्स कर दिया, जैसे कि ग्रीन क्रैकर आप ले आए। और रीज़न क्या है इसका? रीज़न सिंपल है, एनफोर्समेंट लिमिट्स, लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न्स। एनवायरमेंटल रूल कॉन्टेक्स्ट के साथ बार बार एडजस्ट होता हुआ हमें दिख रहा है, विच इज़ इडियोटिक। नाउ एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस। मई 2025 में वन शक्ति केस आया, एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस जिसने उसे इलीगल बताया, ठीक है ना। फिर क्या हुआ? रिव्यू हुआ, स्टैंड जो है सॉफ्टन किया गया। रीज़न क्या दिया? इकोनॉमिक डिसरप्शन। सो लॉ बेस्ड क्लैरिटी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस बेस्ड डिल्यूशन लेकर आ रहा है। अरावली हिल्स में भी ऐसा ही देखने को मिला। कोर्ट ने माइनिंग रोकने के लिए यूनिफाइड डेफिनेशन अडॉप्ट की, लेकिन जल्द ही डेफिनेशन जो है अबेयंस में न्यू कमेटी बना दी। रीज़न क्या था? रीज़न था इसका अनइंटेंडेड लीगल इफेक्ट्स और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। सो एक्सपर्टीज प्रॉब्लम, यहाँ एडिटोरियल एक सटल इशू हाईलाइट करता है, विच इज़ कोर्ट जो है वो एक्सपर्ट कमिटीज़ बनाती हैं, लेकिन कभी उनकी एडवाइस एक्सेप्ट तो कभी उनको ओवरराइड कर देती हैं। इस पुश पुल का इफेक्ट क्या है? इसकी वजह से अर्ली स्वीपिंग रूल्स बन रहे हैं, फिर एक्सेप्शंस आ रही हैं और फिर रिविजन्स आ रहे हैं। एक्सपर्टीज़ का कंसिस्टेंट यूज़ नहीं हो पा रहा है। नाउ अनदर वन इज इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक चैलेंज। एनवायरमेंटल लॉयर्स का ऑब्जर्वेशन, जब कोर्ट अर्ली स्टेज में ही अप्रूवल दे देती है तो गवर्नमेंट्स और प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स कोर्ट की परमिशन पहले से ले लेते हैं। सो क्या होता है कि जो स्टैट्यूटरी प्रोसेस है, EIA हियरिंग्स बाद में फॉर्मल बन जाती हैं। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यही है कि एक सेंस ऑफ फाइनलिटी आ जाता है। क्या आता है? सेंस ऑफ फाइनलिटी आ जाता है। सिटीजन्स हेजिटेट करते हैं चैलेंजेस करने से, और जब कोर्ट बाद में रूल चेंज करती है
तो कौन बोलेगा, किस एविडेंस पर, ये भी अनक्लियर हो जाता है। वाई दिस क्रिएट्स अनसर्टेनिटी। एडिटोरियल यहाँ पर सिस्टम लेवल इम्पैक्ट बताता है। कंटिन्यूइंग इंटरम ऑर्डर्स, करेक्शन ईजी बना देते हैं लेकिन स्टेबिलिटी खत्म कर देते हैं। इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है। इंडस्ट्री और सिटीजन रूल्स को नेगोशिएबल समझने लगते हैं। गवर्नमेंट पैरेलल डिसीजन मेकिंग में फंस जाती है और जो पब्लिक है वो समझ नहीं पाती कि कहाँ जाकर चैलेंज करें और कैसे चैलेंज करें। सो व्हाट शुड चेंज, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, क्या चेंज होना चाहिए। एडिटोरियल कोर्ट के रोल को रीडिफाइन करने की बात करता है। कोर्ट का काम होना चाहिए स्टेट को रेगुलेशन के लिए डिसिप्लिन करना, ना कि खुद रेगुलेटर बन जाना। सो व्हाट आर द सजेशंस। क्लियर थ्रेशोल्ड डिफाइन हो, कब कोर्ट मैनेजरियल डायरेक्शंस देगी। कोर्ट इंसिस्ट करे टाइम बाउंड रेगुलेटरी एक्शंस के बारे में, रीजंस और पब्लिक डेटा के बारे में। अवॉइड करे क्या, स्वीपिंग रूल्स, यानी कि स्वीपिंग वन साइज फिट ऑल। पहले ही स्पेसिफाई हो कि किस एविडेंस किस कॉन्स्ट्रेंट पर रूल मॉडिफाई हो सकता है। एंड कोर स्ट्रेंथ पर फोकस करो, विच इज़ लीगैलिटी, प्रोसीजर एंड राइट्स। सो व्हाट इज़ द बॉटम लाइन ऑफ दिस एडिटोरियल। एडिटोरियल का फाइनल मैसेज क्लियर है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए चाहिए क्या, फर्म प्रिडिक्टेबल रेगुलेशन, स्टेट रेगुलेशन। बार बार जुडिशियल रिकैलिब्रेशन अनसर्टेनिटी बढ़ाता है। सो बेस्ट अप्रोच क्या है। बेस्ट अप्रोच है कि जो कोर्ट रेगुलेटर्स को करेक्ट करें और फिर स्टेप बैक कर जाए। मतलब स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि कॉन्स्टेंट जुडिशियल माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होता। यू हैव टू सेफगार्ड द एनवायरमेंट, यू डू नॉट हैव टू बिकम द रेगुलेटर्स। नॉन अनदर एडिटोरियल जो आजकल बहुत बात हो रही है, विच इज़ अबाउट 10-minute डिलीवरी। क्या इसकी ज़रूरत है, देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल बहुत ये हॉट न्यूज़ बना हुआ है। सो व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। एडिटोरियल का स्टार्टिंग पॉइंट एक ग्राउंड लेवल इवेंट से होता है, विच इज़ 31 दिसंबर। उस 31 दिसंबर को 1 लाख से ज़्यादा गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या होता है, वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। उन्होंने मेमोरेंडम दिया, क्या था वो, मनसुख मंदव्य। मेन डिमांड्स क्या है कि 10 to 20 मिनट डिलीवरी मॉडल का विड्रॉल और वर्कर सेफ्टी को प्रायोरिटी देना। सो यहीं से डिबेट स्टार्ट होती है, किस बारे में, कंज्यूमर कन्वीनियंस वर्सेस वर्कर सेफ्टी, जॉब्स वर्सेस एक्सप्लॉयटेशन, एंड क्या एग्जिस्टिंग लेबर कोड सफिशिएंट है। सो व्हाट इज़ द 10-minute डिलीवरी मॉडल, इसको देखते हैं। ये मॉडल आया क्विक कॉमर्स के कॉन्सेप्ट से, सबसे पहले जेप्टो पे, विच वॉज फॉलोड बाय ब्लिंकिट, स्विगी एंड अमेजॉन। अब मॉडल का लॉजिक क्या है। लॉजिक है ग्रोसरीज और एसेंशियल्स जो है वो 10 से 20 मिनट में डिलीवर हो जाए, यानी कि हाइपर फास्ट ग्रोसरी डिलीवरी। एडिटोरियल का ऑब्जर्वेशन है कि ये मॉडल कंज्यूमर डिमांड से ज़्यादा प्लेटफॉर्म कंपटीशन से ड्रिवन है। कंज्यूमर नेसेसिटी नहीं देखने को मिल रही है, कंपटीशन देखने को मिल रहा है। सो व्हाट आर द मेजर कंसर्न्स रेज्ड। पहला है वर्कर सेफ्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पर एडिटोरियल जो है प्रशांत कमल का व्यू कोट करते हैं। किसका, प्रशांत कमल का। उनका कोर आर्ग्यूमेंट क्या है, वो कहते हैं कि कंज्यूमर के लिए 10 मिनट और 20-30 मिनट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन वर्कर के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वर्कर्स पर प्रेशर होता है, तेज़ स्पीड का, ट्रैफिक रिस्क का, एक्सीडेंट्स का हाई चांस हो जाता है। सो इम्पॉर्टेंट लाइन क्या है, यही है कि स्पीड टेक्नोलॉजी से नहीं आती, स्पीड ह्यूमन लेबर से एक्सट्रैक्ट की जाती है। वर्कर्स फेस करते हैं क्या, अनस्टेबल इनकम, रूल्स का कांस्टेंट चेंज और एल्गोरिथम के थ्रू आईडी ब्लॉकिंग का फियर। नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिक लॉजिक क्वेश्चन। एडिटोरियल यहाँ एक शार्प क्वेश्चन उठाता है। प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो टेक कॉस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, मार्केटिंग बजट सेफ रहते हैं, और एडजस्टमेंट कहाँ होता है, सिर्फ लेबर पर। ओनली लेबर इज ट्रीटेड एज एडजस्टेबल। तो सवाल यही है कि 10 मिनट डिलीवरी का कॉस्ट एक्चुअल में कौन पे कर रहा है, और आंसर आता है हमारा डिलीवरी वर्कर्स। नेक्स्ट हमारा एक काउंटर व्यू भी है विच टॉक्स अबाउट जॉब्स एंड ग्रोथ। सो अब एडिटोरियल बैलेंस के लिए कमल कारंत का व्यू देता है। किसका, कमल कारंत का। उनका आर्ग्यूमेंट है कि क्विक कॉमर्स अब डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। सेक्टर का ग्रोथ है 50,000 करोड़, 1 से 1.5 लाख करोड़ बाय 2027। सो 28% ग्रोथ रेट है उसका। ऑनलाइन ग्रोसरी ग्रोथ का कितना है, 40 to 50%। एम्प्लॉयमेंट एंगल से अगर हम देखें तो इंडिया हर साल 2 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर रहा है, पर 20 मिलियन लोग वर्कफोर्स में एंटर करते हैं। सो गिग प्लेटफॉर्म्स एम्प्लॉयमेंट गैप को पार्शियली फिल कर रहा है। कोर क्वेश्चन यही है कि क्या कोई जॉब नो जॉब से बेटर नहीं है। नाउ विल टॉक अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द गिग इकोनॉमी, व्हाट शुड चेंज। प्लेटफॉर्म कंट्रोल वर्सेस वर्कर्स राइट, यही पूरा डिबेट है। सो प्रशांत कमल का स्ट्रॉन्गर आर्ग्यूमेंट यहाँ आता है स्टडीज़ के अकॉर्डिंग कि 80% गिग वर्कर्स फुल टाइम काम करते हैं। उनकी डिमांड्स है मिनिमम प्रेडिक्टेबल इनकम, फेयर पे और सेफ्टी इंश्योरेंस, सडन आईडी डीएक्टिवेशन से प्रोटेक्शन और एल्गोरिथम ट्रांसपेरेंसी। सो की लॉजिक यही है कि अगर प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो प्राइस डिसाइड करता है, वर्क एलोकेट करता है, रेटिंग्स और पेनल्टीज कंट्रोल करता है, तो प्लेटफॉर्म को लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेनी होगी। अब वहीं पे करंट का क्वेश्चन देख लेते हैं।
विच इज़ वो एक वार्निंग दे रहे हैं कि गिग वर्कर को फुल टाइम जॉब बनाया जाए, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो सकती है, प्लेटफॉर्म्स जो है अनवाइबल हो सकते हैं। हाई एट्रिशन रेट दिखाता है कि वर्कर्स फ्लेक्सिबिलिटी को वैल्यू करते हैं, और लेबर कोड्स जो हैं वो अभी इवॉल्विंग स्टेज में हैं। सो आर लेबर कोड्स इनफ? सो गवर्नमेंट का स्टैंड आता है कि 4 लेबर कोड्स गिग वर्कर इशूज़ एड्रेस करते हैं। जो वर्कर्स हैं उनको ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करना चाहिए। सो व्हाट इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ द लेबर कोड्स? क्रिटिसिज्म आ रहा है सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस क्या है, वेग हैं, नॉन मैंडेटरी हैं, कोई क्लियर गारंटी नहीं है मिनिमम वेजेस की, वर्किंग आवर्स की, पेड लीव की, ओवर टाइम की और कलेक्टिव बार्गेनिंग की। एल्गोरिथम कंट्रोल कम्प्लीटली अनरेगुलेटेड है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अपील मैकेनिज्म नहीं है, ग्रीवांस रिड्रेसल वीक है। देन व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ गिग वर्कर्स इन एआई? नीति आयोग का एस्टिमेट कहता है कि 2.35 करोड़ गिग वर्कर्स बाय 29 to 30। सो इसमें दो व्यूज़ हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक है, एक क्रिटिकल है। ऑप्टिमिस्टिक कहता है कि मॉडल को प्रोटेक्ट करो, ग्रेजुअली सोशल सिक्योरिटी ऐड कर दो, लेकिन क्रिटिकल व्यू कहता है कि एआई कंट्रोल बढ़ाएगा, सिक्योरिटी नहीं होगी, एल्गोरिथम चेंजेस से इनकम साइलेंटली गिर सकती हैं और वर्कर और ज़्यादा डिस्पोजेबल हो जाएंगे। सो व्हाट आर द की अंडरलाइंग इश्यूज़? एडिटोरियल का डीपर पॉइंट है कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम गिग वर्कर अलोन सॉल्व नहीं कर सकते, फोकस चाहिए हमें लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग पर और लॉन्ग टर्म स्टेबल जॉब क्रिएशन पर। सो व्हाट इज़ द बॉटम लाइन ऑफ द एडिटोरियल? एडिटोरियल का कंक्लूजन एकदम क्रिस्टल क्लियर है, विच इज़ 10 मिनट डिलीवरी मॉडल कंज्यूमर्स के लिए एसेंशियल नहीं है और वर्कर्स के लिए हाई रिस्क है। रियल डिबेट स्पीड पर नहीं है, वो है फेयरनेस, सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स पर। अगर प्लेटफॉर्म एल्गोरिथम से काम कंट्रोल करते हैं तो उन्हें सिर्फ प्रॉफिट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी। नाउ विल टॉक अबाउट द लास्ट एडिटोरियल विच इज़ रिपोर्टिंग फ्रॉम अ रेड लाइट एरिया। सो एडिटोरियल क्या कहता है? एडिटोरियल की सेटिंग सोनागाची से शुरू होती है। सोनागाची को अक्सर एक माइथोलॉजिकल, हिडन या डार्क स्पेस के रूप में पोर्ट्रे किया जाता है, लेकिन रिपोर्टर का क्लेम बिल्कुल क्लियर है, सोनागाची छुपा हुआ नहीं है, सोनागाची इग्नोर किया गया हुआ है। ये आर्टिकल एक फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग अकाउंट है जो कि सेक्स वर्कर्स के बारे में बनी स्टीरियोटाइप्स को तोड़ता है और एथिकल जर्नलिज्म के मीनिंग पर सवाल उठाता है। लेट्स ब्रेक द मिथ। यहाँ सबसे पहला मिथ ब्रेक होता है सोनागाची का, विच इज़ एशिया का लार्जेस्ट रेड लाइट एरियाज़ में से एक है। ये फैक्ट क्या है? 12,000 से ज़्यादा सेक्स वर्कर्स हैं, 700 बिल्डिंग्स हैं और बहुत डीपली और डेंसली पॉपुलेटेड लेन्स हैं। लोकेशन नॉर्थ कोलकाता का बिजी एरिया, मेन रोड्स, मार्केट्स, पब्लिक लाइफ के एकदम बीचों बीच। सो प्रॉब्लम इनविजिबिलिटी की नहीं है, सोशल निगलेक्ट और डिस्कम्फर्ट की है। सो व्हाट इज़ द इनिशियल एक्सपीरियंस ऑफ रिपोर्टिंग? रिपोर्टर का एंट्री पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो सोनागाची में एक आउटसाइडर के रूप में एंटर करती है। इमीडिएट एक्सपीरियंस क्या करती है? सस्पिशन, डिस्टेंस एंड वॉचफुल आइज। सेंसरी डिटेल्स दी हैं कुछ, अल्कोहल और सिगरेट की स्मेल, फ्राइड फूड, रेन्स, डोर ओपनिंग यानी कि दरवाज़ों का खुलना बंद होना एंड विस्परिंग वॉइसेस। विमेन कॉशियस क्यों थी? वो थी अपने पास्ट एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, मीडिया ने बिना कंसेंट स्टोरीज उठाई हैं और सेंसेशनल रिपोर्टिंग की वजह से। एक्सपोज कल्चर है बेसिकली। सो यहाँ जर्नलिज्म का ट्रस्ट डेफिसिट दिखता है। व्हाट इज़ ट्रस्ट, कंसेंट एंड एथिक्स? एडिटोरियल का सबसे इंपॉर्टेंट एथिकल लेसन यहीं पर आता है। पहला है हमारा ट्रस्ट। मंथ्स लग गए, महीने लग गए टू बिल्ड द ट्रस्ट। ना कंडीशन सेट बाय वुमेन, उन्होंने कहा कि वो कोई फोटोग्राफ्स नहीं होंगी, कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं होंगी और प्राइवेसी की रिस्पेक्ट की जाएगी। रिपोर्टिंग मेथड क्या था? नोटबुक एंड पेन। सो कोर लेसन क्या है कि कोई भी जर्नलिस्ट को अपनी कहानी देने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं होता। कंसेंट एक फॉर्मेलिटी नहीं है, प्रोसेस और रिलेशनशिप है। नाउ हु आर द वुमेन ऑफ सोनागाचीज? रिपोर्टर ने 6 सेक्स वर्कर्स की बात की, उनके घर में जो उनका वर्क स्पेस भी है। ये इंसाइट है, ये वेमेन बेचारी विक्टिम्स नहीं है, पिटी नहीं चाहती। डिमांड क्या है? डिमांड करती हैं इक्वालिटी की, रिकग्निशन की एंड वर्कर्स राइट्स की। दे व्यू सेक्स वर्क एज लेबर। उनका क्लियर स्टेटमेंट है, हम भी अपने शरीर से काम करते हैं जैसे और मजदूर, फिर हमें वर्कर्स राइट्स क्यों नहीं है? सेक्स वर्क को लेबर के रूप में देखा जा रहा है। सो बियॉन्ड द लेबल ऑफ सेक्स वर्कर। एडिटोरियल यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सोशोलॉजिकल पॉइंट करता है, विच इज़ ये वर्कर्स और ये जो विमेन हैं ये सिर्फ सेक्स वर्कर्स नहीं है, वो हैं मदर्स, डॉटर्स, वर्कर्स, स्टूडेंट्स एंड एक्टिविस्ट। पार्टिसिपेशन इन प्रोटेस्ट, सेक्शुअल हेल्थ अवेयरनेस, दुर्गा पूजा जैसे फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेशन, डेली कंज्यूमर लाइफ है इनकी। मैसेज एकदम क्लियर है कि सेक्स वर्क एक ऑक्यूपेशन है, पुअर आइडेंटिटी नहीं है। नाउ व्हाट इज़ द जर्नलिस्टिक रिफ्लेक्शन? रिपोर्टर अपनी स्ट्रगल भी एक्सेप्ट करती है। वो कहती है इमोशनल डिस्कम्फर्ट, गलत पोर्ट्रे हो जाने का फियर और प्रिविलेज का रियलाइजेशन। शी लर्न्स टू परफॉर्मेटिव एम्पैथी से बचना, सेविंग
टोन अवॉइड करना और कंडेंसेशन को रिपोर्ट करना, यानी कि शी लर्न्स टू डू दीज थिंग्स। ये सेल्फ रिफ्लेक्सिव जर्नलिज्म है ना। क्लोजर एंड वैलिडेशन, आर्टिकल का जो एंडिंग है वो भी सिंबॉलिक है। फाइनल स्टोरी वुमेन को दिखाई गई है, रिएक्शन उन्होंने पढ़ा, स्माइल किया, अप्रूव किया। रिपोर्टर के लिए अप्रूवल हेडलाइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सो व्हाट इज़ द लार्जर मैसेज? एडिटोरियल का ब्रॉडर लेसन जर्नलिज्म के लिए है। किसके लिए? जर्नलिज्म के लिए। एथिकल रिपोर्टिंग का मतलब है पेशेंस, ह्यूमिलिटी, कंसेंट, कंफर्ट विद डिस्कम्फर्ट के साथ कंफर्टेबल होना। यू हैव टू कंफर्ट विद डिस्कम्फर्ट। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को रिपोर्ट करते वक्त उन्हें स्टीरियोटाइप नहीं करना है। ह्यूमन बींग्स, वर्कर्स और सिटीजन्स की तरह उन्हें ट्रीट करना है। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन? कंक्लूजन सिंपल है कि सोनागाची का मिथ डिजॉल्व हो जाता है और जो बचता है वो है रियल लाइफ्स, रियल डिग्निटी एंड रियल लेबर। ये स्टोरी सिर्फ रेड लाइट एरिया के बारे में नहीं है बल्कि गुड जर्नलिज्म के बारे में है। अच्छा जर्नलिज्म पहले सुनता है और बाद में बोलता है। और इसी के साथ आपके आज के यानी कि 9 जनवरी 2026 के द हिंदू के सारे एडिटोरियल्स कवर होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप वर्किंग, स्टडी हार्ड।